नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ मिस्टर प्रवीण कुमार, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, युक्ति आईवीएफ सेंटर, राजौरी गार्डन। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आईवीएफ का क्या प्रोसेस होता है, आईवीएफ में कितना खर्चा आता है और आईवीएफ में क्या क्या हमें करना होता है। जो आईवीएफ प्रोसीजर होता है उसमें हमें सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। अगर हमने कहीं पहले डॉक्टर को दिखाया है तो फिर हमें सारी रिपोर्टें डॉक्टर साहब को दिखानी पड़ेंगी, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के खून की जांचें हैं और हस्बैंड की जो स्पर्म्स की जांच होती है वो सब, लेडीज़ से संबंधित जितनी भी जांचें होती है वो सब हमें देखनी होती हैं। हार्मोन्स की जांच है, ब्लड ग्रुप है और वायरल मार्कर हैं, जितनी भी जो जांचें होती हैं डॉक्टर पहले उनको देखता है। अगर कहीं नहीं दिखाया है तो फ्रेश उनकी जांचें करानी होती हैं। जांच कराने के बाद जैसे ही उनके पीरियड्स आते हैं महीने के दूसरे दिन पे उनको ओवरियन स्टिमुलेशन के लिए कुछ मेडिकेशन दी जाती है, कुछ इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद उनको 5 या 6 दिन बाद एक फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, टीवीज़ के लिए डॉक्टर के पास आना होता है, जिसमें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके ये सब देखते हैं कितने साइज़ के अंडे बने हैं, कितने अंडे बने हैं और हमारी जो यूट्रस की साइज़ है, लाइनिंग है, कितनी कैसे चल रही है, एंडोमेट्रियोसिस कैसी चल रही है। फॉलिकल मॉनिटरिंग के बाद जैसे ही हमें अंडे का साइज़ पता चल जाता है, उसके बाद अगर अंडे का साइज़ कम है तो हमें और इंजेक्शन या मेडिकेशंस की आवश्यकता होती है, जिसे वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारे होते हैं वो सब उनकी डोज फिक्स करते हैं। डोज फिक्स करने के बाद उनको फिर अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं। अल्ट्रासाउंड के बुला जब उसके अंडे अच्छे से अच्छी क्वालिटी के और अच्छे साइज़ में बन जाते हैं तो उनके बाद फिर उनको अंडा फोड़ने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है और 24 या 36 घंटे बाद अंडे को निकाला जाता है, जिनको ओपीयू बोलते हैं, ओवम पिकअप, एग रिट्रीवल जो प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से होता है, जो जितने भी अंडे निकाले जाते हैं, जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, अंडों की जो क्वालिटी होती है, जो एग्स होते हैं, ओसाइट होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है, कैसी क्वालिटी चेक करते हैं वो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हाई क्वालिफाई होते हैं, जो लैब के अंदर अपना काम अच्छे से करते हैं। और जो हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं, सीमन्स होते हैं, उनकी मोटिलिटी, स्पर्म काउंट कितने हैं, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, कितने डेड हैं, अच्छे अच्छे उनको सेंट्रीफ्यूज किसी एक स्पेशल मीडिया के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जो अच्छी मोटिलिटी के जो स्पर्म होते हैं हम उनको वॉश करके एक ट्यूब में इक्सी के लिए, आईवीएफ के लिए हम उनको तैयार कर लेते हैं। जैसे ही oocyte निकालने के बाद उनको स्पेशल मीडिया के अंदर रखा जाता है, जो मीडिया अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का होता है, जिससे एम्ब्रियो को हमें उसके अंदर रख के उनकी जीवित रखने के लिए उस मीडिया के अंदर और इंक्यूबेशन किया जाता है। उसके बाद फिर हमें आईवीएफ या एक्सी प्रोसीजर किया जाता है। आईवीएफ प्रोसीजर में हम लोगों को oocyte के अंदर जो अंडे होते हैं उनके अंदर स्पर्म छोड़ने होते हैं, जिससे वो स्पर्म इतनी तेज़ गति से जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का स्पर्म होगा वही उसको भेद के उसके अंदर जाके फर्टाइल करेगा। और इसी में ऐसा होता है कि हमें अच्छे अच्छे स्पर्म उठा के, अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म्स उठा के, और मशीन जो होती है माइक्रो मोनोपोलर से हमें इक्सी की जाती है, जिसके अंदर हमें स्पर्म को छोड़ा जाता है। उसके बाद वो फर्टाइल होते हैं। तो जो हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं डे 1 पे, डे 2 पे, पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे और फिर डे 4 पे, डे 5 पे, तो हमें जो एम्ब्रियो होते हैं उनकी स्टेज का पता चलता है। और जो एम्ब्रियो होते हैं हमें उसके डेवलपमेंट का पता चलता है। जैसे कि पहले दिन 2 सेल हैं और दूसरे दिन 4 सेल हैं, तीसरे दिन 8 सेल हैं, चौथे दिन मोरूला है, कॉम्पैक्शंस है, पाँचवें दिन ब्लास्ट में है, जिसमें इनर सेल बन जाता है। जिसके बाद जो जितने एम्ब्रियो बनते हैं उन सबको हमारे पास रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। पेशेंट का नाम होता है, हस्बैंड नेम होता है, ब्लड ग्रुप होता है, कितने तारीख को हमने उपयोग किया है, कितने तारीख को हमारे कितने अंडे, कितने M1, कितने M2 और कितने जीबी निकले हैं। तो हमें उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर या फिर हमारे जो एम्ब्रोलॉजी लैब होती है उसके अंदर हमें रखना होता है, जो हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट या जूनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे डाटा शो करना होता है। उसके बाद जैसे हमें पेशेंट के
ओसाइट रिट्रोवेशन या अंडे निकालने के बाद पेशेंट को वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। जो मॉनिटरिंग में होता है, नर्स उनको देखती रहती है। जो भी मेडिसिन देना होते हैं डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं दी जाती। उसके बाद जब एम्ब्रियो अच्छे बन जाते हैं तो हमें 2 या 3 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने होते हैं। बाकी ART की गाइडलाइन के हिसाब से हमें 2 या 3 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने होते हैं। बाकी को हमें क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए फ्रीज किया जाता है, जो कि एक स्पेशल डिवाइस होता है। उसके ऊपर हमें मीडिया प्रिपरेशन करके और वो सब फ्रीज करने होते हैं। जैसे कि मानते हैं हमारे पास किसी पेशेंट के 13 या 15 एग्स निकलते हैं, उसमें से अच्छी क्वालिटी के अगर 10 या 10 या 12 के बीच में अगर अंडे होते हैं तो हमें वो फर्टाइल होने के बाद जिनमें से जो अच्छे फर्टाइल होते हैं, अच्छी क्वालिटी के, वो हमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो अच्छी स्टेज में होते हैं या अच्छे डेवलपमेंट होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जितने बाकी जो बचे होते हैं उनको फ्रीज किया जाता है, जो कि फ्रीजिंग की कॉस्ट होती है 6 महीने के। जो हमारे पास जैसे कि हमने पहले उनको ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद जो बचे हुए हैं उनके अंडों को, एम्ब्रियो को फ्रीज करना होता है, जिसमें उनको फ्रीजिंग चार्ज देना होता है 50 से 60 हज़ार रुपये। जो हमारा सेंटर है वहाँ पे उनकी कॉस्ट होती है। और जो IVF का जो खर्चा होता है 1 लाख रुपीज़ खर्चा हो जाता है। OT चार्जेज होते हैं, एनेस्थेटिक का, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का जो फीस होता है, मेडिकेशंस होते हैं। और 1 लाख जो कि जो इंजेक्शन लगते हैं उनकी फ़ीस होती है, जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। हाई क्वालिफाई और प्योरीफाई होते हैं जो इंजेक्शन, वो सब इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे गोनाडोट्रोपिन होता है और फोलिसर्च है, गोनालैप है, मिनोटास है, मिनोट्रोपिन है। और जो अंडा रप्चर करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो ओविट्रिल है। बहुत सारे इंजेक्शन मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन हम अच्छी क्वालिटी का इंजेक्शन यूज करते हैं। जैसे ही पेशेंट को अगले महीने हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो डे 2 पे बुला के उनका अल्ट्रासाउंड और उनकी ET देखी जाती है। जितनी अच्छी लाइनिंग बनी होगी ET, जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन बच्चेदानी में होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी के हिसाब से हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने होते हैं। उसके बाद 15 दिन बाद हमें UPT या प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड या बीटा SAG हमें एक ब्लड से टेस्ट करना होता है, यूरिन से टेस्ट करना होता है, जिससे उसकी श्योरिटी होती है कि उसको प्रेगनेंसी है या नहीं है। IVF में सक्सेस रेट 43, 45, 47 के समथिंग होते हैं, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं होते। जो मार्केट में या जो सेंटर होते हैं बोलते हैं कि हमें 75 या 75 प्लस है, तो वो सब झूठ होती हैं, फेक होती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी पेशेंट पे डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी एम्ब्रियो पे डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी मेडिकेशंस पे डिपेंड करता है, ना कि किसी सक्सेस रेट पे। अगर पेशेंट अच्छा है, अच्छे अंडे हैं, अच्छे स्पर्म हैं, अच्छी मेडिसिन्स हैं, अच्छे, अगर वो मेडिकेशंस IVF के बाद अगर अच्छे प्रिकॉशंस यूज़ कर रहा है तो प्रेगनेंसी उसको संभव है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मुझे प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भाई को मेरे से संबंधित कोई भी बात करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं अपना नंबर डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उन पे जाके आप मेरे से बात कर सकते हैं किसी तरह की भी। थैंक यू।